Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BA Students and I hope you're healthy and studying well एंड आपके एग्ज़ाम जो है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आई होप। एंड हमने यूनिट फर्स्ट जो है तो आज स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट थे तो आपका ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर करा दिया है। यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक ऑल सिलेबस आर कंप्लीटेड और नाउ हम जो है तो वन शॉट वीडियो कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो 101% की पूरा मैंने निचोड़ निकाल के एक तरह से आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज जब आप लास्ट तक देखते हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने जो मेहनत की वो जो है तो सक्सेस हुई। तो ये आपका होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाकी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगी। एंड पीडीएफ के लिए मैंने ऑलरेडी बताया, टेलीग्राम में आप देख लेना, टेलीग्राम चेक कर लेना, वहाँ पे पूरी पीडीएफ पीपीटी अवेलेबल रहती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो हमें यहाँ देखने को मिलता है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में, तो ये पहला ही हमारा है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, राजनीति क्या है, इसको समझाइए या फिर डिफाइन इट। सो पॉलिटिक्स इज़ द प्रोसेस। पॉलिटिक्स क्या है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पावर एंड अथॉरिटी आर गेन्ड एंड यूज्ड इन सोसाइटी। ठीक है, यूज्ड इन सोसाइटी मतलब कि जो राजनीति हो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम जो है जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी में जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी आपकी शक्ति और अधिकार आपको मिल रहे हैं, है ना, इन सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है सोसाइटी में पावर एंड अथॉरिटी को। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन, फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज विथ अ ग्रुप, कम्युनिटी और स्टेट, often through government, political parties, public institutions and achieve collective goals। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो जो भी कम्युनिटी है और जो स्टेट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसको हम अचीव कर पाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सा डिसीजन भी लेना पड़ता है और आप इसके थ्रू जो है तो पॉलिसीज़ बना सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का एक तरह से इसमें क्या है, कलेक्टिवली हमें देखने को मिलता है। तो पॉलिटिक्स यही है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से आप क्या समझते हैं, जो भी आपका राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, उससे आप क्या समझते हो। सो पॉलिटिकल साइंस इज द सोशल साइंस दैट स्टडी द स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, पावर, पब्लिक पॉलिसीज़। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सोशल साइंस है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्टेट के बारे में, है ना, राज्य के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, हमें पॉलिटिक्स तो आप समझ गए होंगे, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग आती है ना, और पॉलिसी जो है तो हम बनाते हैं, और तो और कम्युनिटी स्टेट के बारे में समझते हैं, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो ये पॉलिटिक्स हो गई। अब यही पॉलिटिक्स को जो है तो पॉलिटिकल साइंस के अंडर जो है तो इन्वॉल्व है। तो ऐसा पॉलिटिकल साइंस में बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो पावर है, जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, इन सब को जो है तो स्टडी करते हैं। एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को लेकर के जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है ना, एंड आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आप सिटीज़न हो अगर किसी देश के तो आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी और आपकी क्या पावर है, आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है ना, सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो बताई जाती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड थर्ड की अगर बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसका मतलब हमें समझाना है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों थ्योराइजिंग करें। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल है, ठीक है, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल मीन्स सिस्टमैटिकली थिंकिंग and developing ideas about politics to understand how power, authority, state governance, conflict, participation and justice operate in society। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल है ना, बोला गया कि जो पॉलिटिकल है इसको थ्योरी क्यों दी गई है ना, इसको थ्योराइज क्यों किया गया। तो इसको इसीलिए थ्योराइज किया गया, पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए बनाई गई ताकि आप सिस्टमेटिकली व्यवस्थित रूप से आप समझ सके, सोच सकें, है ना, आप अच्छी सोच ले आएँ, सिस्टमेटिकली ले आएँ और डेवलपिंग आइडियाज़ ले आएँ, है ना, और पॉलिटिक को हम समझ सकें कि ये पावर कैसे इस्तेमाल होती है ना अथॉरिटी में, और कैसे इस्तेमाल होती है, स्टेट कैसा होता है, गवर्नेंस कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों का क्या है, ये सोसाइटी में क्या काम करती है, इनका क्या रोल है, ये सब हमें कौन बताता है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स यूजिंग पॉलिटिकल थ्योरीज, और इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, तो लाइक लिबरलिज्म,
मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो हैं तो बताई गई हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप इसको एक बार पढ़ना। मतलब लेक्चर में ऑलरेडी मैंने ये सब पढ़ा रखा है, बट लेके आऊँगी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे इसको भी। तो इन सारी जो थ्योरी हैं इनको एनालाइसिस करना एंड पॉलिटिकल एक्शन लेना, इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, जो रिलेशनशिप, जो संबंध हैं इन सभी के बीचों बीच, इनको एक्सप्लेन करता है कि वाई पॉलिटिक्स वर्क, क्यों पॉलिटिक्स काम करता है इसके मतलब इसके अकॉर्डिंग, है ना, नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग इवेंट। तो यही सारी चीज़ें जो हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी में बताई गई हैं। तो इन शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ अ थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स बियॉन्ड डे टू डे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही, अगर बोला जाए तो रोज़मर्रा की लाइफ में, है ना, डेली लाइफ में जो है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी एक्शन हो रहे हैं और जो भी इसकी नेचर है और इसका जो अर्थ है ना, और इसको कोई जो है तो एक तरह से बोला जाए तो सही भी है, क्या आलोचनात्मक चीज़ें इसमें बताई गई हैं, है ना, क्रिटिकल चीज़ें, तो उनको भी जो है तो ये सोचता समझता है। तो इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है ना। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, तो ये तो थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल बताया गया। अगर इंपॉर्टेंस में भी पूछेगा ना तो आप इसकी इंपॉर्टेंस में भी ये चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन याद रखना एग्जाम में कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, है ना। जो पॉइंट्स मिले, रिलेटेड पॉइंट्स भी मिलेंगे तो आप लिखते जाना, कॉपी फिल करके आना, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर ये जो है तो राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत मैटर करती है, तो आप अच्छे से लिख के आना पेपर में, है ना। अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी की मीनिंग क्या है। अभी तो हमने थ्योराइजिंग देखा कि थ्योरी दी क्यों गई, है ना। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है। सो पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी टू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल अबाउट पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है उसके क्या प्रिंसिपल है, उसके क्या कॉन्सेप्ट, उसका क्या आइडिया है ना। इन सारी चीज़ों का सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना समझना ही पॉलिटिकल थ्योरी है। इट एक्सप्लेन हाउ पावर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, भाई पावर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करता है ये। एंड एक्सरसाइज्ड, जस्टिफाइड, डिस्कशन, और डिस्कशन भी करता है कि जो स्टेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गई, ये इक्वालिटी हो गया, राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, इन सब का क्या करता है पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस करता है। जैसे आप लोग डिस्कस नहीं करते, जब सभी फ्रेंड बैठते होंगे तो कोई ना कोई चीज़ को लेकर के डिस्कस करते होंगे, ऐसे ही पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो है तो ये सब ब्रांचेस हैं, तो उनमें डिस्कशन होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन में ये पूछ लेगा आपसे कि आप जो है तो डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेविड स्टन। ये सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेविड स्टन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। सो पॉलिटिक्स इज़ द ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू फॉर अ सोसाइटी। यहाँ पे ये समझाया गया है कि पॉलिटिक्स जो होता है वो क्या है, वो सोसाइटी को वैल्यू देता है, एक तरह से आप समझ लो। मतलब मैं इजी फॉर्म में अगर आपको समझाऊं तो राजनीति क्या है, किसी समाज के लिए जो है तो उसके जो वैल्यू होती है, उसकी जो मोरलिटी होती है, उसकी जो आधिकारिक चीज़ें हैं, वो वही क्या है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो समाज के लिए बनाई जाती हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं समझाऊं तो इसका ये अर्थ होता है कि इट मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ डिसीजंस एंड वैल्यूज़ आर ऑथोरेटिवली डिसाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी बाय दोज हु हैव पावर। तो जिसके पास पावर है तो वो सोसाइटी को कैसे जो है तो वैल्यू देता है, डिसीजन करता है, स्टडी करता है ना। इन सारी चीज़ों को हम जो है तो डेविड एस्टन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो जिसके पास अगर पावर है तो वो सोसाइटी को कैसे देखता है, उसका ढांचा कैसे बदलता है, इन सारी चीज़ों को समझाया गया है। नाउ अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन नॉर्मेटिव अप्रोच एंड एम्पेरिकल अप्रोच ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिकॉज ये पेपर में हमें देखने को मिलता है। सो फर्स्ट इज़ नॉर्मेटिव थ्योरी। तो नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, तो नॉर्मेटिव थ्योरी इज़ अ कॉन्सर्न विथ वैल्यू, आइडल्स एंड नॉर्म्स। तो नॉर्मेटिव जो थ्योरी हो वो कंसर्न है पूरी तरह से किस पर, वैल्यूज़ पर, आइडल्स पर और नॉर्म्स पर। ये तीनों चीज़ें तो आप समझते होंगे, जो आदर्श होते हैं, यहाँ पे जो मूल्य सिद्धांत हैं इंसान के, वो। सो पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव थ्योरी का यही बताया गया है और ये कहता है कि व्हाट ऑट टू बी,
मतलब कि मेन पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पता है क्या है? नॉर्मेटिव थ्योरी अगर आपको समझना हो ना एग्ज़ाम में या एमसीक्यू में, या आ जाता है कि नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, सो व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है कि हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको ये समझ जाना कि ऑट टू बी लिखा है, समझ जाना नॉर्मेटिव थ्योरी है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव थ्योरी का एकमात्र एम है कि व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है। ये क्या डिस्कस करता है? तो क्वेश्चन फॉर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट एंड द गुड सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये प्रश्नों पर चर्चा करता है, ये डिस्कस करता है क्वेश्चन पर। जैसे मैं क्वेश्चन करूं कि बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ, है ना, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो नॉर्मेटिव थ्योरी में ऐसा ही पूछा जाता है कि अगर जस्टिस है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट है, तो इस अगर ये सब है तो गुड सोसाइटी क्यों नहीं बन रही है, ये क्वेश्चन करता है नॉर्मेटिव थ्योरी। दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मोरल रीजनिंग रेदर देन फैक्ट्स। और ये बेस्ड होता है किस पर? मोरल रीजनिंग पर, है ना, फैक्ट से कम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ आपको, तो नॉर्मेटिव थ्योरी का एग्जाम्पल है कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसने क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट को हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट फॉर्म क्या है गवर्नमेंट का। व्हाट शुड जस्टिस मीन, जस्टिस का मतलब क्या है ना, ये हमें जस्टिस क्यों चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन करता है नॉर्मेटिव थ्योरी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं समझाऊंगी आपको, लॉन्ग वीडियो बनेगा, आपको लास्ट तक देखना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा यूनिट फर्स्ट में 5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, वो आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। वन शॉट वीडियो है ये, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेना ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रही हूँ, और एग्ज़ाम में आप बेस्ट देना अपना, ठीक है। सो इम्पेरिकल जो थ्योरी है वो हम वो देखेंगे। सो इम्पेरिकल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है। अब ये जस्ट अपोजिट है थोड़ा इसका, क्योंकि इम्पेरिकल थ्योरी बेस्ड होती है फैक्ट्स पर, ऑब्जर्वेशन पर एंड एक्सपीरियंसेस पर, एंड इट एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली इज़। सो ये कहता है कि ये किस पर बेस्ड है? फैक्ट पर, ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपीरियंसेस पर। और इसका मेन जो कहने का मतलब यही है कि ये किस पर बेस्ड है? फैक्ट्स पर, ठीक है, इसमें फैक्ट होंगे। ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं उस पर बेस्ड होगा ये, तो ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को, एक्सपीरियंस करेगा, है ना, अपने अनुभव के आधार पर ही तो बताएगा ना कि क्या सही है क्या नहीं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ये व्हाट एक्चुअली इज़, ये एक्सप्लेन करता है कि रियलिटी है क्या। इट इज़ यूज डाटा, ये डाटा, सर्वे, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी पॉलिटिकल बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन इन साइंटिफिक वे, इन सारी चीज़ों को ये समझता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊँ, हाउ डू पीपल वोट, लोग वोट कैसे देते हैं, ठीक है। हाउ डज़ अ गवर्नमेंट एक्चुअली फंक्शन, ये गवर्नमेंट जो है तो कैसे काम करती है, सरकार वास्तव में कैसे काम करती है। तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे आपको अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट होना चाहिए, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर इंसान की लाइफ का एक पार्ट है। एंड आप सिटीज़न हो यहाँ के, तो पॉलिटिक्स से आप सभी को जो है तो जुड़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा देश कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। अगर हम ये इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, तो जब आप क्यों करोगे, है ना, और क्यों होना चाहिए ऐसा, तो ये नॉर्मेटिव थ्योरी में आ गया। और जब आप क्वेश्चन करोगे कि ये हुआ कैसे, है ना, बांग्लादेश में हिंदू के प्रति इतना प्रताड़ित क्यों हो रहे हैं, है ना, आखिर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपेरिकल थ्योरी में आते हैं, जो कि एक्सपीरियंस पर, ऑब्जर्वेशन पर, फैक्ट पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। सो नॉर्मेटिव थ्योरी में यही कहा गया है, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, यही कि क्या होना चाहिए। और इंपेरिकल थ्योरी व्हाट इज़, क्या है ये, फैक्ट बेस्ड पर। ऐसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ईजी फॉर्म में मैंने समझाया आपको। सो अब 6th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। ये भी जो है तो पॉलिटिकल थ्योरी का ही हिस्सा है ना, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो द ट्रेडिशनल अप्रोच रिफर्स टू द क्लासिकल वे ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट, इट रिफर्स टू अ क्लासिकल वे ऑफ स्टडिंग। तो ट्रेडिशनल का समझ जाना आप, क्लासिकल वे ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट, स्पेशली political science. It focus on political ideas, institutions, law, constitutions and philosophy. So this approach uses historical legal, याद रखना, historical legal, classical way and normative methods and discussed what ought to be. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारा वो किस पर बेस्ड है, नॉर्मेटिव मेथड पर, जो मैंने अभी आपको इससे पहले समझाया कि क्या होना चाहिए, और जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, इंस्टीट्यूशन है, जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है ना, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, ये इन पर फोकस करता है और एक क्लासिकल वे में जो है तो चीज़ों को समझता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल है।
इन सारी चीज़ों पर ये चर्चा करता है हिस्टोरिकल रूप से। जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना, उनसे ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है तो जुड़ा हुआ है, जो क्लासिकल वे में यूज़ होता है, हम क्लासिकल वे में से स्टडी करते हैं। मॉडर्न अप्रोच साफ समझ में आ रहा है कि आज का होगा कुछ आधुनिक, है ना। तो द मॉडर्न अप्रोच स्टडी पॉलिटिक्स इन साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल वे। अब का जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कह रहा है कि पॉलिटिक्स को कैसे देखता है, तो साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल वे में देखता है। ये किस पर फोकस करता है, तो पॉलिटिकल बिहेवियर पर, उसके प्रोसेस पर, और जो रियल लाइफ फंक्शनिंग हो रहा है ना पॉलिटिकल सिस्टम में, उन पर ये जो है तो देखता है। और डेटा, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक, रिसर्च मेथड, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं। तो ये मॉडर्न अप्रोच किस पर बेस्ड है, डेटा पर, है ना, और प्रोसेस पर, रियल लाइफ फंक्शनिंग में, मतलब जो भी रियल में काम हो रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, उनको लेकर के मॉडर्न अप्रोच कहता है। सो डिफरेंस अगर मैं इसमें बताऊँ तो ट्रेडिशनल में क्या देखा जाएगा, थ्योरी बेस्ड एंड फिलोसफिकल जो और नॉर्मेटिव, ये 3 चीज़ें देखी जाएंगी। मॉडर्न में साइंटिफिक, इम्पेरिकल और बिहेवियर ओरिएंटेड, ठीक है। सो दैट्स इज ऑल्सो क्लियर। सो 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आप क्या समझते हो पॉलिटिकल थ्योरी से एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी से, ये दोनों का कभी कभी डिफ्रेंशिएट भी पूछ लेता है। तो मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों समझाऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है तो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आइडिया, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। इट एक्सप्लेन एनालाइज कॉन्सेप्ट लाइक स्टेट पावर, अथॉरिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, राइट, सवर्निटी। इट कैन बी नॉर्मेटिव, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इम्पेरिकल, एनालिटिकल, हाउ पॉलिटिक्स वर्क इन रियलिटी, और पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर के जो ब्रांच है मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बहुत बार बताया पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके अंदर ब्रांच आते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर नॉर्मेटिव, है ना, मॉडर्न अप्रोच के अंदर इम्पेरिकल। तो पॉलिटिकल थ्योरी तो पूरा पेड़ हो गया, ये तो सब क्या थी, पेड़ की शाखाएं थी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर यही समझाया जा रहा है कि ये सिस्टमैटिक स्टडी करता है आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, अथॉरिटी, लिबर्टी, सवर्निटी, इम्पेरिकल एंड क्या, नॉर्मेटिव। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी हमारा हो गया, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो पॉलिटिकल फिलॉसफी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ये ब्रांच फिलॉसफी का है ही। और क्या एग्जामाइन करता है, मोरल एंड एथिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इट डील्स विथ फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो फिलॉसफी का ही ब्रांच है, बट ये क्या करता है, ये चीज़ों को देखता है, समझता है, मोरल चीज़ें, है ना, और ये फाउंडेशन है पॉलिटिकल लाइफ का। जैसे कि व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो ये कहीं ना कहीं आके हमें से पूछता है क्या ये सही है, क्या ये काम सही हो रहा, क्या ये बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का, और राइट ड्यूटीज़ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, न्याय सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गया। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ तो पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट्स पॉलिटिकल आइडियाज़, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल फिलॉसफी इवेल्यूट पॉलिटिक्स ऑन बेसिस ऑफ एथिक्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रेडिशनलिज्म। अब भाई आप ट्रेडिशनलिज्म से क्या समझते हो। तो मैंने ट्रेडिशनल के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में। अब हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है ट्रेडिशनलिज्म का, ठीक है। सो ट्रेडिशनलिज्म refers to an approach of thought that emphasized respect for tradition, custom, values and practice inherited from the past। तो ट्रेडिशनलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इसको परंपरावादी बोलते हैं, ठीक है, परंपरावाद आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो साफ समझ में ये आ रहा है कि परंपरा मतलब कि ट्रेडिशनलिज्म है तो मतलब ट्रेडिशन से ही आया होगा, है ना। तो ये इसमें क्या रहता है कि एक ऐसी विचारधारा है, ये ट्रेडिशनल एक ऐसा अप्रोच है जो कि क्या कहता है कि इसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, जो भी इसका ट्रेडिशन है, जो परंपरावादी जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरा हैं, जो वैल्यूज़ हैं, मतलब कि जो भी मूल्य हैं, जो प्रथाएं आ रही हैं, जो मतलब प्रथाएं थी, है ना, परंपरावादी अनुसार जो चली आ रही हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये किस पर बिलीव करता है, तो ट्रेडिशन कैरी ऑफ विजडम ऑफ जनरेशन शुड बी प्रिजर्व्ड एंड फॉलो अदर फ्रिक्वेंटली चेंज्ड। तो कह रहा है कि जो परंपरावाद जो ट्रेडिशनलिज्म है वो ये कहता है कि जो है तो परंपराओं में जो
पीढ़ियाँ चली आ रही हैं उसमें क्या होता है, उसमें नॉलेज होता है, ठीक है, विस्डम ऑफ जनरेशन, उसमें नॉलेज होता है, तो उसका आपको संरक्षण करना होगा, है ना, जो ट्रेडिशनलिज्म चीज़ें हैं और उनका पालन करना होगा। जो परंपराओं से लेकर के जो सारी चीज़ें अभी तक आई हैं उनका हमें पालन करना होगा और कुछ और तो और उन्हें क्या संरक्षित करना होगा, ये बताया गया है। तो आप इसमें मत जाना कि मैम बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस हैं, मतलब एक्सप्लेन ज़्यादा है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये लॉन्ग में भी आ सकता है ट्रेडिशनलिज्म के बारे में, शॉर्ट में भी, तो आप अच्छे से देखना। एक्सप्लेन करने को बोल रहा है तो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ट्रेडिशनलिज्म होल्ड द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर एंड मोरल इंस्टीट्यूशन। तो जो ट्रेडिशनलिज्म है, जो परंपरावाद है, वो किसको किसको होल्ड रखा है, सोशल को, पॉलिटिकल कल्चर को, है ना, इन सबको डेवलप करता है स्लोली ओवर टाइम। ये जो कह रहा है तो ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है ना, परंपरावाद। एंड देयर फॉर डिज़र्व कंटिन्यूटी, और तो और इसीलिए जो है तो कंटिन्यूटी जो है उसको क्या करती है, डेवलप करती है ट्रेडिशनलिज्म। एंड क्या बोला गया है कि स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड ग्रेजुअल चेंज इंस्टेड ऑफ सडन रिफॉर्म। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, अगर मैं ट्रेडिशनलिज्म की बात करूँ तो ट्रेडिशन प्रूव आइडेंटिटी। ये क्या प्रूफ कर मतलब प्रोवाइड करती है, हमारी पहचान को, सोशल हार्मनी को, मोरल गाइडेंस की, है ना, सोसाइटी की। तो ये ट्रेडिशनलिज्म है हमारा परंपरावाद। तो जो परंपराओं के अनुसार चला आ रहा है तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, मेन ये इस पर बिलीव करता है। इन पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट, अब हम अगर बात करें सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट की, तो ट्रेडिशनलिज्म सपोर्ट इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली, रिलीजन, कस्टम एंड अथॉरिटी। तो ये जो ट्रेडिशनलिज्म है ये किसे सपोर्ट करता है, तो फैमिली को, रिलीजन को, कस्टम को, अथॉरिटी को। एंड इट आर्ग्यूज अबंडनिंग ट्रेडिशन में वीकेंड सोशल कॉजन एंड लीड टू इंस्टेबिलिटी। सामाजिक एकता जो है तो कमज़ोर हो सकती है अगर जो है तो उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाए तो सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो ट्रेडिशनलिज्म ट्रूथ द पास्ट वैल्यूज़ इनहेरिटेड वे ऑफ लाइफ एज द फाउंडेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोसाइटी। तो जो लाइफ है तो प्रेजेंट टाइम पे और जो फ्यूचर है उसका ये क्या करती है, उसका नींव रखती है, फाउंडेशन है, ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोसाइटी का। तो ट्रेडिशनलिज्म को प्रिजर्व करके रखना होगा, ऐसा कहा गया है। सो हमारा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 9th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय बिहेवियरलिज्म। यहाँ पे बिहेवियरलिज्म होगा, ठीक है, अगर हम कोई साइकोलॉजी के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिहेवियरिज्म होता है, यहाँ पे बिहेवियरलिज्म होगा, ठीक है, एल लगा लेना। सो इसके फ्यूचर यहाँ पे जो है तो पूछा गया है। तो बिहेवियरलिज्म is an approach in political science and social science that study political through the observable behavior of individuals and groups rather than only law, institution, ideas। तो मेन जो बिहेवियरलिज्म है, तो बिहेवियरलिज्म एक अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का और सोशल साइंस का, जहाँ पे पॉलिटिकल के थ्रू जो है तो जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स के थ्रू हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं और तो और जो भी लॉ इंस्टीट्यूट हैं, जो आइडिया हैं, इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। और इट फोकस ऑन व्हाट पीपल एक्चुअली डू। तो ये किस चीज़ को फोकस करता है कि व्हाट पीपल एक्चुअली डू, आखिरकार ये करते क्या हैं, इस पर नहीं कि वो क्या, उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो काम कर रहे हैं उनको बोला जाएगा कि यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं, लॉ क्या काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहा है, लीडरशिप में क्या काम हो रहा, ठीक है, क्या ओपिनियन चल रहा है, डिसीजन मेकिंग क्या है ना, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करता है। ये नहीं कि क्या करना चाहिए, है ना, इन सारी चीज़ों पर फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है बिहेवियर पर। तो जैसे कि वोटिंग, लीडरशिप पैटर्न, पब्लिक ओपिनियन, डिसीजन मेकिंग, तो इन सब पर जो है तो बिहेवियरिज्म स्टडी करता है, रियल पॉलिटिकल जो है। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो साइंटिफिक मेथड है हमारा, इसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है बिकॉज ऑब्जर्वेशन के लिए, सर्वे करते हैं, स्टैटिस्टिक करते हैं, एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं, जो पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। थर्ड है इम्पेरिकल रिसर्च, इस पर रिसर्च भी होती है क्योंकि जो बिहेवियरलिज्म है वो रियल चीज़ें देखता है ना, वो रियल पॉलिटिकल देखता है, तब ना उसके अकॉर्डिंग जो तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ना, डेटा कलेक्ट करता है फ्रॉम रियल लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी और नॉर्मेटिव आइडियाज़, इन सारी चीज़ों को नहीं बल्कि रियल लाइफ में जो चीज़ें फैक्ट एंड डेटा है उनको रिसर्च करता है। एंड लास्ट इज इंडिविजुअल एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो
इंडिविजुअल एज द यूनिट एनालिसिस मतलब कि एनालिसिस करता है चीज़ों को। कैसे? बिहेवियरिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप्स रेदर देन इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन पर फोकस करता है कि आखिरकार इसमें चल क्या रहा है, चीज़ों को एनालिसिस करना इनका काम होता है। सो 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाई डिड बिहेवियरिज्म इमर्ज इन पॉलिटिकल साइंस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आया था एक बार एग्जाम में। तो मैंने जो ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया था, वीडियो में आप देख सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 70+ थे, तो उसमें जो क्वेश्चन थे तो वो मैंने बहुत सारे पेपर जो होते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन भी हैं उनको भी मैंने जो है तो ऐड किया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन उसी से है। तो व्हाई डिड बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म इमर्ज इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरिज्म क्यों इमर्ज हुआ, इसे क्या ज़रूरत पड़ी? तो बिहेवियरिज्म इमर्ज इन पॉलिटिकल साइंस ड्यू टू सेवरल इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रीज़न। इसके कुछ अपने सोशल रीज़न हैं, ठीक है, स्पेशली 20th सेंचुरी में, ठीक है। एंड इसके कुछ रीज़न है, उसको हम एक्सप्लेन से आप समझेंगे। तो कैसे? फर्स्ट, रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में बिहेवियरिज्म को लाया गया। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि शायद इसके विरुद्ध जो है तो काम की है। जैसे कि बोला गया कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस फोकस्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉ, इंस्टीट्यूशंस एंड फिलॉसफी। ट्रेडिशनल किस पर फोकस करता था? कॉन्स्टिट्यूशन पर, लॉ पर, इंस्टीट्यूशन पर और फिलॉसफी पर। इट इग्नोर्ड हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क इन रियल लाइफ। लेकिन ये इग्नोर करता था, ट्रेडिशनल अप्रोच इग्नोर करता था कि पॉलिटिक्स रियल लाइफ में कैसे काम करती है। तो बिहेवियरिज्म जो है तो इसी चीज़ को स्टडी करता है कि एक्चुअल में पॉलिटिकल बिहेवियर जो है तो कैसे काम करता है, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। इसीलिए इसका जो है तो इमर्ज किया गया पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि जो व्यक्ति हैं और जो समूह चल रहा है उनका रियल लाइफ काम क्या है राजनीति पर, उनके व्यवहार कैसे हैं, तो इनका अध्ययन करना यही बिहेवियरिज्म के अंदर आता है, इसलिए इसका इमर्ज हुआ। सेकेंड बात करूँ मैं तो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल साइंस। तो इसका इफेक्ट पड़ा, स्कॉलर जो चाहते थे कि पॉलिटिकल साइंस को जो है तो मोर साइंटिफिक बनाया जाए और ज़्यादा इसको विज्ञान की तरह ही वैज्ञानिक बने ये, और फिजिक्स बायोलॉजी जैसे ये भी बने, पॉलिटिकल साइंस भी। तो इसीलिए बिहेवियरिज्म को जो है तो ऑब्जर्वल जो फैक्ट था इसका, क्योंकि ये भी ऑब्जर्व करता था ना जो फैक्ट रहते थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एंड ऑब्जेक्टिव इसके जो भी उद्देश्य थे, मेजरमेंट है ना, तो ये साइंटिफिक मैथड ही तो आखिरकार यूज़ होता था। तो इन्फ्लुएंस था ये नेचुरल साइंस से, एक ये भी कारण था। और थर्ड, इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इस पर जो है तो साइकोलॉजी का और सोशियोलॉजी का भी प्रभाव था पॉलिटिकल साइंस का। तो डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी क्या करता था, ये इम्पॉर्टेंस, ये बहुत ही महत्व रखता था ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के, उसके चाल चलन को, उसके हाव भाव को, उसकी मोटिवेशन को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। और बिहेवियरिज्म अप्लाइड दिस आइडिया टू स्टडी वोटिंग, लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या करती थी, स्टडी करती थी, और ये इसके क्या है, इसके पार्ट्स के तौर पर काम करती थी। इसीलिए जो है तो ये इंपॉर्टेंट हुआ और इमर्ज हुआ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है ट्रेडिशनलिज्म और बिहेवियरिज्म को, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ट्रेडिशनलिज्म क्या है, परंपरावाद है, और बिहेवियरिज्म क्या है, व्यवहारवाद है। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट मैंने बॉक्स बना के तो नहीं कर पाया, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगता है एडिटिंग करने में। तो मुझे लगा कि आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। मैं आपको एस्पेक्ट बता दूँगी, जैसे नेचर ऑफ स्टडी है, इसको एक साइड लिखना, अप्रोच को एक साइड लिखना, फोकस को एक साइड लिखना, एंड देन आप उसको क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको इजीली फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में मैं आपको समझा देती हूँ कि जो ट्रेडिशनलिज्म है वो कैसा था, बिहेवियरिज्म कैसा था। तो नेचर ऑफ स्टडी की बात करूँ तो जो ट्रेडिशनलिज्म है वो स्टडी करता था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, आइडिया की और फिलॉसफी की। वहीं पे बिहेवियरिज्म स्टडी करता था एक्चुअल जो पॉलिटिकल बिहेवियर है ना, उनको लेकर के। और अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनलिज्म जो है तो नॉर्मेटिव और फिलोसफिकल अप्रोच को जो है तो फॉलो करता था, वहीं पे बिहेवियरिज्म इम्पेरिकल एंड साइंटिफिक तरीक़ों को। और ये किस पर फोकस करता था, ट्रेडिशनलिज्म फोकस करता था पॉलिटिक्स को, कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, और बिहेवियरिज्म फोकस करता था कि जो पॉलिटिक्स है एक्चुअली में वो क्या है, मेथड कैसे यूज़ होता था। ट्रेडिशनलिज्म जो है तो डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल एंड लीगल मेथड पर काम करता था, हिस्टोरिकल चीज़ों पर। वहीं पे बिहेवियरिज्म का सर्वे करता था रियलिटी में और ऑब्जर्व करता था, इन सारी चीज़ों को, टेक्निक का इस्तेमाल करता था। कौन? ये बिहेवियरिज्म। तो ये डिफ्रेंसिएशन था इनका। और सब्जेक्ट मैटर की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट मैटर क्या था, तो ट्रेडिशनलिज्म कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेट। ट्रेडिशनलिज्म जो है वो कंसंट्रेट करता था स्टेट को लेकर के, एंड
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो गवर्नमेंट था और जो भी लॉ थे, है ना, तो उन सारी चीज़ों को ट्रेडिशनलिज्म देखता था। और बिहेवियरिज्म की बात की जाए तो ये कॉन्सेंट्रेट करता था पॉलिटिकल बिहेवियर को लेकर के, इसीलिए इनमें डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। डाटाबेस की अगर बात करूँ तो ट्रेडिशनलिज्म बुक, टेक्स्ट, क्लासिकल वर्क इन पर फोकस था, वहीं पे बिहेवियरिज्म मेजरेबल मतलब ऑब्जर्वेबल डाटा पर बेस्ड था। ठीक है, जो डेटा है उसको जो ऑब्जर्व किए रहते थे डेटा को, उनके अकॉर्डिंग जो है तो बिहेवियरिज्म चलता था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रेडिशनलिज्म का? ऑब्जेक्टिव ये था कि वो अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिकल आइडिया है उनको समझे। वहीं पे बिहेवियरिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक्सप्लेनेशन दे और पॉलिटिकल जो बिहेवियर है उनको समझे ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। टाइम ओरिएंटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेडिशनलिज्म इज रूटेड इन पास्ट ट्रेडिशंस एंड क्लासिकल थ्योरीज वाइल बिहेवियरिज्म ओरिएंटेड प्रेजेंट एंड करंट पॉलिटिकल रियलिटी। तो पास्ट के बारे में जो है तो ट्रेडिशनलिज्म में पढ़ा जाता था और उसकी क्लासिकल थ्योरी को, लेकिन बिहेवियरिज्म किस पर ओरिएंटेड था? प्रेजेंट को लेकर के और जो पॉलिटिकल रियलिटी है आज की, करंट की, उन पर। तो इसीलिए बिहेवियरिज्म का जो है इमर्ज भी हुआ और तो और ये डिफ्रेंशिएटेड हमने देख लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बोला गया है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, इससे कुछ पॉइंट हमें बताना है। तो हमने जो है तो ट्रेडिशनलिज्म में ये देखा कि ट्रेडिशन के बारे में जो परंपराएं थी उनको फॉलो करके आना है, उस पर जो चीज़ें थी ज्ञान वगैरह उनको हमें आगे तक लेके चलना है। बिहेवियरलिज्म में हमने क्या देखा कि व्यवहारवाद में कि रियल में जो है तो पॉलिटिकल कैसे, देखिए ट्रेडिशनलिज्म में क्या था कि ट्रेडिशनलिज्म के जब था तो ट्रेडिशनल के बाद बिहेवियरलिज्म आया। ठीक है, उनको क्रिएट किया गया, उसको इमर्ज किया गया ताकि वो देख सके रियलिटी चीज़ों को, है ना, जो भी एक्शन चल रहे हैं करंट में, है ना, तो उन सारी चीज़ों को। वहीं पर ट्रेडिशनलिज्म पास्ट का देखता था। फिर इन दोनों के बाद पोस्ट बिहेवियरिज्म को भी लाया गया, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरिज्म लाने का एक तरह से ये पॉलिटिकल साइंस में इसलिए इमर्ज हुआ 1960 में। तो एक ये जो है तो इसको लाया गया और तो और ये स्ट्रिक्ट बिहेवियरिज्म था। ठीक है, कैसे? तो मीनिंग देखेंगे पहले। तो मीनिंग ऑफ पोस्ट बिहेवियरिज्म की बात करूं तो पोस्ट बिहेवियरिज्म आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल साइंस शुड नॉट ओनली टू बी साइंटिफिक एंड वैल्यू फ्री। तो उसने कहा कि बिहेवियरिज्म में जो था तो क्या था कि साइंटिफिक चीज़ें ज़्यादा थी, है ना, पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक ज़्यादा थी। तो यही कह रहा है कि पोस्ट बिहेवियरिज्म इसीलिए कह रहा है कि उसमें साइंटिफिक जो है तो बहुत ज़्यादा थी। मतलब ये कहता है कि सिर्फ साइंटिफिक चीज़ें ही नहीं होनी चाहिए, कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक चीज़ें ही ना हो बल्कि वैल्यू फ्री भी होनी चाहिए, है ना, ऑल्सो सोशली रिलेवेंट भी होना चाहिए, सामाजिक चीज़ें भी होनी चाहिए, है ना, प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। कि भाई हमने तो ट्रेडिशनलिज्म में देख लिया कि ट्रेडिशनलिज्म में ट्रेडिशन को फॉलो करना है, बिहेवियरिज्म में हमने देख लिया कि डाटा बेस कलेक्ट करना है, एक्चुअल में जो हो रहा है उनको बताना है ना। लेकिन पोस्ट बिहेवियरिज्म में क्या होना चाहिए कि प्रॉब्लम पर भी फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी होना चाहिए, जिससे हम इसको प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च कर सकें और उन्हें सॉल्व कर सकें। तो तीनों जो हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनलिज्म भी अपनी तरफ से सही है, क्योंकि ट्रेडिशनलिज्म की मैं बात करूँ, सही गलत की बात नहीं हो रही है, बट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कि ट्रेडिशनलिज्म में ट्रेडिशन को फॉलो करना है, जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी फॉलो करना है, साथ ही साथ बिहेवियरिज्म में एक्चुअल डाटा और अपने ऑब्जर्वेशन लेवल से साइंटिफिक तरीके से हमें पॉलिटिकल जो एक्शन हो रहा है उनको देखना है, एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म में जो प्रॉब्लम है उनको रिसर्च करना है और उनको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? मैंने तीनों पॉइंट आपको समझा दिया। तो इसके जो की आइडिया हैं पोस्ट बिहेवियरिज्म के वो क्या हैं? तो ये क्रिटिसाइज करता है वैल्यू न्यूट्रलिटी को जो बिहेवियरिज्म में है। ठीक है, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें बताई गई हैं ये उसकी आलोचना करता है। स्ट्रेस्ड रिलेवेंस ओवर मोर साइंटिफिक टेक्निक, और ये मात्र साइंटिफिक मेथड के बजाय जो है तो और चीज़ों पर भी जो है तो ये फोकस करता है प्रॉब्लम को लेकर के। और ये किस पर फोकस करता है? जो सोशल इशू है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, इनजस्टिस, अन्याय, इनइक्वालिटी, असमानता, पावर, है ना, इन पर क्या करता है? केंद्रित है ये, इस पर फोकस करता है। सपोर्ट करता है कि इनको कमिटमेंट को और एक्शन को, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बस को नहीं, और कंबाइन करता है फैक्ट और वैल्यू दोनों को। और इसका एसोसिएट किसने किया? मुख्य रूप से डेविड ईस्टन ने। बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये वाला। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म आता, मतलब पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है। ठीक है, अब मैं 13th क्वेश्चन की बात करूँ तो अब बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म को हम डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट बिहेवियरिज्म और बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म स्ट्रेसेस वैल्यू फ्री साइंटिफिक थ्योरी, और वहीं पे पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या था? वो सपोर्ट करता था वैल्यू ओरिएंटेड को, है ना, और रिलेवेंट थ्योरी को। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि बिहेवियरिज्म जो है तो वैल्यू फ्री और साइंटिफिक थ्योरी पर ज़्यादा काम करता था, वहाँ पे पोस्ट बिहेवियरिज्म किस पर सपोर्ट करता है? रिलेवेंट थ्योरी पर। बिहेवियरिज्म फोकस ऑन मैथड एंड एम्पेरिकल डाटा, बिहेवियरिज्म फोकस करता था मैथड पर और एम्पेरिकल डेटा पर, और वहीं पे पोस्ट बिहेवियरिज्म फोकस करता है सोशल प्रॉब्लम पर।
थर्ड, बिहेवियरिज्म सेपरेट फैक्ट, बिहेवियरिज्म जो है तो सेपरेट करता था फैक्ट को, अलग कर देता था फैक्ट को और वैल्यू को अलग कर देता था, लेकिन पोस्ट बिहेवियरिज्म इन दोनों को साथ में लेके चलता है। बिहेवियरिज्म का एम क्या था, एक्सप्लेन करना कि जो बिहेवियर है वो कैसा हो चल रहा है ना, जैसे लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। वहीं पे पोस्ट बिहेवियरिज्म का एम है सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। बिहेवियरिज्म लिमिट टू स्टडी, वो स्टडी को लिमिट में कैसे, मतलब लिमिट स्टडी टू किस पे था, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर। वहीं पे पोस्ट बिहेवियरिज्म इंक्लूड है जस्टिस पर, पावर और इनइक्वालिटी पर, इन तीनों पर ध्यान देता है। और बिहेवियरिज्म जो है तो क्या देखता था कि स्कॉलर, न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ये सारी चीज़ें देखता था। वहीं पे पोस्ट बिहेवियरिज्म क्या देखता था, स्कॉलर एज अ सोशल क्रिटिक, है ना, इन सारी चीज़ों को वो देखता था। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अब हम बात करें तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिक्लाइनिंग पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी पेपर से ही मैंने निकाला इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी इमर्ज क्यों हुई, इसके क्या क्या अप्रोच थे और कितनी थ्योरीज थी, और साथ ही साथ इसके रीज़न बताओ कि डिक्लाइन क्यों होने लगी फिर। तो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइंड बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड अनसाइंटिफिक, वैल्यू लैडन एंड इम्प्रैक्टिकल कंपेयर टू बिहेवियरल एंड एम्पेरिकल अप्रोच। तो रीज़न इसके बताए गए यहाँ पे कि डिक्लाइन क्यों होने लगी। तो जो मिड 20th सेंचुरी थी, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी तो डिक्लाइन होने लगी क्योंकि उसमें वो उसको अनसाइंटिफिक कहा गया, है ना, उस पर कुछ वैल्यू लेडन तरीके से, इम्प्रैक्टिकल था क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था, है ना, तो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से डिक्लाइन होने लगी पॉलिटिकल थ्योरी। तो जैसे कि बिहेवियरिज्म का राइज हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से ये फोकस करने लगा वैल्यूज़ पर, आइडियाज़ पर, इम्पेरिकल साइंटिफिक स्टडी पर, पॉलिटिकल बिहेवियर पर। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा रीज़न बन गया पॉलिटिकल थ्योरी को डिक्लाइन होने में। सेकेंड, एक्सेसिव इम्पेरिज्म, तो कैसे कि फैक्ट, डाटा, मेजरमेंट, ये सब रिड्यूस होने लगे, इसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगा नॉर्मेटिव थ्योरी में, तो जिसकी वजह से डिक्लाइन होने लगी। तीसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिज्म, तो सिर्फ ऑनली बिहेवियर, सिर्फ ऑनली ऑब्जर्व करते थे, वेरीफाइड करते थे नॉलेज को बस, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइन होने लगी पॉलिटिकल थ्योरी। सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यू, इन दोनों को सेपरेट करके पढ़ा जा, मतलब कि फैक्ट अलग था, वैल्यू अलग था। तो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, है ना, मोरालिटी, ये इग्नोर होने लगी, जिसकी वजह से डिक्लाइन होने लगी पॉलिटिकल थ्योरी। फिर इम्पैक्ट था जैसे नेचुरल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस ट्राई टू इरिटेट मेथड ऑफ नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस जो है तो उसको बनाने के चक्कर में जो है तो इसको ये भी डिक्लाइन होने लगी, ठीक है, ऐसा ये था। और जैसे कि डिससॉल्यूमेंट आफ्टर वर्ल्ड वार, अब वर्ल्ड वार जब हुआ तो क्लासिकल थ्योरी तो ठीक है इरेलेवेंट थी रियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, जिसकी वजह से जो है तो ये गिरने लगी, इसका डिक्रीजमेंट होने लगा, ठीक है, डिक्रीज होने लगी। ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड सब फील्ड, तो ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड सब फील्ड में अटेंशन शिफ्ट टू एरिया लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेरेबिलिटी, पॉलिटिक्स, इनको अटेंशन ज़्यादा मिलने लगी, जिसकी वजह से डिक्लाइन होने लगी। और नेचुरल साइंस का इम्पैक्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, नेचुरल साइंस की वजह से जैसे कि साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसकी तरह बनाने की कोशिश की गई, तो जिसकी वजह से डिक्लाइनिंग होने लगी। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड ग्रोथ ऑफ स्पेशलाइज्ड सब फील्ड, तो ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो हमारा आज ये क्वेश्चन खत्म हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना, डाउट में कमेंट बॉक्स में पूछ लेना क्या प्रॉब्लम है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब मैं यूनिट 2 में जो है तो आपको लेके आऊँगी अलग से, वो यूनिट 2 में पूरा चैप्टर रहेगा जहाँ पे हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं फिर। सो बाय, टेक केयर ऑफ ऑल।